Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Mudassar Shahzad from University of Education. Today we will discuss the next lecture of evolution and principles of systematics. Today we will discuss about the importance and applications of systematics in different fields of life. Dear students, biological systematics is the basically study of diversification of living organisms in both past and present time. And secondly, the relationship between the living organisms throughout the time will be discussed in the systematics. अगर हम systematics की बात करें तो बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टमैटिक्स के अंदर जो एक स्पीशीज से मुख्तलिफ नई स्पीशीज डिवेल्प होती हैं उन तमाम स्पीशीज के अंदर उनकी डेवलपमेंट उनके पास्ट और प्रेजेंट के और उनके मौजूदा आपस में जो रिलेशंस हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के उनको सिस्टमैटिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। जिस तरह आप ये नीचे एक डायग्राम जो है इसको देख सकते हैं। इन दिस डायग्राम there are different animals of carnivora. Carnivora, that is basically an order of class Mammalia. इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि एक कार्निवोरा से डाइवर्सिफाई होके आगे डिफरेंट फैमिलीज और जीनसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। In this diagram, you can easily observe about the diversification of these different families, genuses, and different species. If we talk about the systematics, we will discuss about the relationship of all of these organisms that were diverted from a single order. Dear students, there are two important aspects of systematics. Number one is cladogram and the second one is phylogenetic tree. In systematics, we always make a relationship or always discuss a relationship of different living organisms, and by discussing their relationship, we can present or we can form a phylogenetic tree. There are two basic components of phylogenes, in which number one is branching order, number two is branching length. If we talk about the branching order shows the relationship of different groups, and the branching length that is showing about the amount of evolution in these different groups. जो बेटा यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री है जो कि एक स्पीशी और उसके डिफरेंट हायर टेक्सास के अंदर डिवेल्प करते हैं, उसके अंदर एवोल्यूशनरी जो डिफरेंट एनिमल्स के जो ट्रेट्स होते हैं, खसूसी तौर पर उनके एनाटॉमिकल और मॉलिक्यूलर जो करैक्टर्स बनते हैं, उनकी मुख्तलिफ जीन्स के नतीजे में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है या उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखा जाता है। यानी उनके मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ करैक्टर्स जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस एनिमल के अंदर कौन सा करैक्टर डिस्ट्रीब्यूट है और उसकी वहां पे क्या कंट्रीब्यूशन है उस लोकल पॉपुलेशन के अंदर। सिस्टमैटिक का जो वर्ड है ये फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो लाइफ की है एक इस जमीन पर, इसके बारे में ये लफ्ज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया गया था। एक कैडोग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूकैरियोट, एक हमारे पास बेसिक उनका जो एंसेस्टर था वो एक था यूकैरियोट। उस यूकैरियोट से आगे हमारे पास फर्दर एनिमल जो थे वो इवॉल्व होना शुरू होते हैं, जिनको हम यहाँ पे बेसिकली वर्टिब्रेट्स का नाम देंगे। वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स वगैरह जो थे वो सारे के सारे एनिमल्स इसके अंदर फॉल करते हैं। अब अगर हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट के अंदर अभी आपको मैंने यहाँ 5 क्लासेस गिनवाई हैं। उसके अलावा वर्टिब्रेट के अंदर आगे उनके फर्दर डिफरेंट मजीद करैक्टर जो थे वो बनना शुरू होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर
टांगे वगैरह मौजूद न थी, जिनको हम फिशेस का नाम देते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास 4 लिम्ड एनिमल्स आते हैं, जिनको हम एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, there are different branches of systematics. Due to the help of these different branches, all the researchers are able to make a relationship or to understand the relationship between different organisms. These branches are also very useful to determine the applications and uses of systematics in the modern days. Number one branch is called as biological systematics. Biological systematics classifies the species by using 3 specific branches. हमारे पास ब्रांच आती है न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक्स, या जिसको बायोमेट्री का भी नाम देते हैं। इसके अंदर हम आमतौर पर जो बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स है उसको अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद जो एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन और उनकी क्लासिफिकेशन है उसको बआसानी नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 2 जो ब्रांच आती है उसको बायोलॉजिकल सिस्टमैटिक्स का नाम देते हैं। ये जो बायोलॉजिकल सिस्टमैटिक्स है ये मुख्तलिफ एनिमल्स को क्लासीफाई और आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर हम एनिमल्स के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का सहारा ले सकते हैं, जिसके अंदर उनके सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस, उनकी ऑर्गेनेलीज और उनके साइटोप्लाज्म की मदद ली जा सकती है। नंबर जो 3 सिस्टमैटिक्स की टाइप आती है उसको नाम देते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सिस्टमैटिक्स। ये जो एक्सपेरिमेंटल सिस्टमैटिक्स है इसके अंदर भी एनिमल्स को आइडेंटिफाई और उनको क्लासिफाई किया जाता है। किस चीज़ की बुनियाद पर? उनके एवोल्यूशनरी यूनिट्स की बुनियाद पर। उसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिस तरह की म्यूटेशन, जेनेटिक बायोडाइवर्जेंस और उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन। ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये भी एवोल्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। Dear students, now we will discuss about the importance of systematics. As you already know that the systematics is very important in different fields of biology. First of all, we will discuss the role of systematics in theoretical biology. Systematics has played some important roles in the field of theoretical biology, in which number 1 is it is responsible in making conceptual contributions like population thinking. Number 2, it is responsible in solving the problems of multiplication of species. It also illustrates the structure of species and evolutionary process. पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक जो थियोरेटिकल बायोलॉजी है इसकी मदद से एक लोकल जो साइंटिस्ट है या कोई भी वहाँ पे जो स्पीशी का मेंबर है उसके अंदर कुछ कंसेप्चुअल कंट्रीब्यूशंस बनाने के लिए, वो किसी चीज़ को सोचने पे उसको मजबूर करने के लिए वहाँ पे थियोरेटिकल बायोलॉजी का बहुत अहम किरदार होता है, ताकि वो सोच सके, उसके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटीज पैदा की जा सकें, वो सोच सके कि एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं और कैसे वो नई स्पीशी में कन्वर्ट होती है। पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक जो थियोरेटिकल सिस्टमैटिक्स है इसकी मदद से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज मल्टीप्लाई होती हैं। मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है उसको भी हम थियोरेटिकल बायोलॉजी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो थियोरेटिकल बायोलॉजी है इसकी मदद से जो एवोल्यूशनरी जो प्रोसेसेस होते हैं या एक स्पीशी के अंदर उसके जो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं उन तमाम को भी हम बआसानी चेक कर सकते हैं। ये जो माइमिक्री आप देखते हैं, माइमिक्री हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इसको डिटेल के साथ। माइमिक्री या दूसरे जो एवोल्यूशनरी जो चेंजेस होते हैं उनको भी टेक्सोनोमी की मदद से बआसानी उनको चेक किया जा सकता है। इसके अलावा जो टेक्सोनोमी है इसका एनिमल्स की जो बिहेवियर में जो डेवलपमेंट होती है उसको भी चेक करने में बहुत अहम किरदार होता है। उसके बाद जो टेक्सोनोमी है इसकी मदद से हम इकोलॉजी की भी स्टडी कर सकते हैं कि कौन से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास ज़मीन में और वो किस तरह के माहौल में, किस तरह की इकोलॉजी में वो रह सकते हैं। Dear students, systematics is also very important in applied biology. Systematics provides basic information
related to the components of biodiversity that are very important to make a decision for conservation and sustainable use। बायोलॉजी के जो डिफरेंट रोल्स हैं उनमें नंबर 1 हमारे पास आता है यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। जो टेक्सोनोमिस्ट हैं उनके मुताबिक किसी भी पेस्ट की स्पीशी को मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाई करना और उसको सही आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं वो टेक्सोनोम की मदद से ही इवेलुएट किए जा सकते हैं। इसके बाद जो प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर जो मुख्तलिफ टाइप की जो डिजीजेज होती हैं उनके वेक्टर को मुकम्मल तौर पर पहचानना और उस वेक्टर के खिलाफ भी बेहतर जो पेस्टिसाइड या उसकी जो फंगीसाइड है उसको वहां पे डिवेलप करवाना होता है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे पास फसलों के या किसी भी एनिमल के जो नेचुरल एनिमीज हैं या जो नेचुरल पेस्ट हैं उनको ख़त्म कराने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मुख्तलिफ एनिमल्स का ही सहारा लिया जाता है। उन एनिमल्स का सहारा लेके उन एनिमल्स की हेल्प लेके ही हम किसी भी जगह पे मुकम्मल तौर पर एनिमल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक एग्जांपल दी गई है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1940s के अंदर एक पैरासाइट था जिसने यूरुग्वे, अर्जेंटीना और उसके अलावा यूएसए के अंदर मुकम्मल तौर पर एनिमल्स को मुकम्मल तौर पर जो फसलें थी उनको तबाह करना शुरू किया था और इस एनिमल का इस पेस्ट का यहाँ पे नाम दिया गया था आर्मी 1। और इस आर्मी 1 को कंट्रोल कराने के लिए यहाँ पे एक्टस इंसर्टस की मदद ली गई थी। इसके अलावा जो सिस्टमैटिक्स है इसका पब्लिक हेल्थ के अंदर भी बहुत अहम किरदार है। जिस तरह के मुख्तलिफ जो आर्थ्रोपोड्स जिनकी वजह से कोई खास डिजीज होती है तो उसको सफात उसकी जो डिजीज है उसके वेक्टर को वहाँ पे एनालाइज करना, उसका वेक्टर कौन है, उसके बाद उसके वेक्टर को किल कैसे करना है, उसके वेक्टर के खिलाफ कौन कौन से लाया अमल जो है वो वहाँ पे अपनाए जा सकते हैं। जिस तरह की यहाँ पे एग्जांपल दी जाती है एनोफिलीज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपको पता है कि एनोफिलीज क्या है। एनोफिलीज एक मच्छर है जो कि मलेरिया काज करता है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर मलेरिया होता है तो मलेरिया की बेसिक रीजंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें उस एरिया की मुकम्मल छानबीन करनी पड़ती है और जब छानबीन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मच्छर हैं यानी एनोफिलीज हैं ये वहां पे मलेरिया को काज कराने में किरदार अदा कर रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ एनिमल्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो वहाँ पे बहुत अहम होती है। किसी भी एनिमल को किल या उसको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। क्वारंटाइन, जो कि आजकल भी आपको पता है कि दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं जिनको क्वारंटाइन सेंटर्स का या करंटीना सेंटर का नाम दिया जा रहा है। इन सेंटर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मुख्तलिफ एनिमल या मुख्तलिफ प्लांट्स के ऊपर अगर कोई खास तरह की डिजीज होती है और उसके स्प्रेड होने का या उसके फैलने का खदशा होता है तो क्या किया जाएगा, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपने वहाँ पे क्वारंटाइन लैब्स वगैरह या क्वारंटाइन एरियाज वगैरह बनाना शुरू करती है जहाँ पे उन एनिमल्स को कुछ वक्त के लिए हम रख सकते हैं और रखने के बाद वहाँ पे उसकी मुकम्मल तौर पर छानबीन की जाती है, उसकी बीमारी को मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। Taxonomy is also very important for the conservation and management of wildlife. Due to the taxonomy, all the taxonomists can help to environmental protectors to identify the economically and ecologically important wildlife of the environment. सिस्टमैटिक्स की मदद से जो मिनरल्स हैं उनकी मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। जिस तरह के मुख्तलिफ एनिमल या मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं जब वो मरते हैं तो मरने के बाद वो रॉक्स की सूरत में अपने आप को दफन करना शुरू करते हैं। वो जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स के अंदर मुख्तलिफ टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाई कराना जो है वो सिस्टमैटिक्स के अंडर ही आता है। जो सिस्टमैटिक्स है इसका नेशनल डिफेंस के अंदर भी बहुत अहम किरदार है। जिस तरह की आपको पता है कि एक दफ़ा जंग हुई थी जिसको हम जंग अजीम दोम का नाम देते हैं, जिसको वर्ल्ड वार 2 का नाम देते हैं। इसके अंदर जो जापान था उसने पेपर के बहुत बड़े बड़े बैलून्स बनाए थे जिसके अंदर रेत और उसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो शेल्स होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर उसके अंदर पैक किया था। पैक करने के बाद उसको वहाँ पे जो
अपने मुखालिफ कंट्री यानी अमेरिका है उसके ऊपर उसको रिलीज किया गया था। अब इसके रिलीजिंग के नतीजे में वहाँ पे छोटी छोटी बम्बिंग टाइप के स्ट्रक्चर जो थे वो ये डिवेलप हुए और उन्होंने जाके वहाँ पे जो लोकल एनिमल्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो इनको आइडेंटिफाई कराने के लिए भी यहाँ पे सिस्टमैटिक्स जो है उसका बहुत अहम किरदार होता है। सिस्टमैटिक्स की मदद से हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो प्लैंक्टन्स हैं वो एक खास तरह की पॉल्यूशन के इंडिकेटर के तौर पर पहचाने जाते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी मदद से उन एनिमल्स को पहचानना और उन एनिमल्स को पहचानने के बाद उनके जो पोल्यूशन काज करने की जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनको आइडेंटिफाई करना जो है वो भी सिस्टमैटिक्स के अंदर ही आता है। उसके बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी के अंदर भी सिस्टमैटिक्स का बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए हमें एक वहाँ पे सिस्टमैटिक्स जो है या टेक्सोनोमिस्ट जो है उसकी वहाँ पे हेल्प लेनी पड़ती है। वो हमें वहाँ पे बता सकता है कि जो सॉइल है उसको फर्टाइल कराने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनकी मदद ली जा सकती है। उसका सिस्टमैटिक्स का रोल आता है कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स के अंदर बेसिकली देखा जाए तो मुख्तलिफ चीज़ें जिनको हम आमतौर पर कमर्शियली पर्पज़ के लिए बनाते हैं, जिसके अंदर हनी है, सिल्क है, लेक है, डाइज वगैरह हैं, इनको हम बनाने के बाद उनको कमर्शियल पर्पज़ के अंदर उनको यूज़ किया जाता है और उनको आगे सप्लाई करके उनकी मदद से अपने जो एरिया की इकोनॉमी है उसको बेहतर करवाया जा सकता है। तो बेसिकली इसके लिए हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी जो बीज हैं उनकी मदद से बेहतर हमें हनी मिल सकता है, या कौन से सिल्क वर्म हैं जिनसे हमें बेहतर सिल्क मिल सकती है। जब हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वहाँ पे एक टेक्सोनोमिस्ट और सिस्टमैटिकिस्ट जो है उसकी ज़रूरत पेश आती है। सिस्टमैटिक्स है इसके अंदर एनिमल्स की डाइवर्सिटी, चूँकि आपको पता है कि इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में एनिमल जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें वहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करना पड़ता है, जिसको हम क्लेडोग्राम का नाम देते हैं, या इसको हम बेसिकली ट्री का नाम भी दे सकते हैं। इस ट्री के अंदर हम न सिर्फ मौजूदा बल्कि जो पास्ट के एनिमल्स है जो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाई करके इस अपने क्लेडोग्राम के अंदर प्रेजेंट कराते हैं। जिस तरह की आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है, इस डायग्राम के अंदर एनिमल्स जो हैं इस डायग्राम के अंदर मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिस्टमैटिक्स है, इसका टेक्सोनोमी के अंदर, एनिमल की क्लासिफिकेशन के अंदर, नोमेनक्लेचर के अंदर और मॉर्फोलॉजी के अंदर अहम किरदार है। Dear students, by the help of taxonomy, we are able to give the scientific names of different living organisms for their description, taxonomic to classify them in taxonomic orders, and to conserve the different animals or biodiversity on our planet. Taxonomy is also very important for the manipulating and controlling the natural world.